ओके फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। और ये टॉपिक जो है केवल 11, 12, 9, 10, 8 इसके लिए नहीं है, बल्कि ये टॉपिक आपके करियर के लिए है। किस लिए करियर के लिए? क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जितने भी हैं, या इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये जितने भी एग्जामिनेशन है वो सारे एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, वो जो एरर्स है ये सब में रहता ही रहता है, इसलिए सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उससे हम परिचय करें। ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, इसको सब्जेक्ट और कनकर्ड भी, किसी किसी बुक्स ऑफ ग्रामर में कनकर्ड भी लिखा जाता है, या किसी किसी में सिंटैक्स नाम से भी चैप्टर होगा। तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट स्पष्ट रूप से बताता है कि सब्जेक्ट और वर्ब जो दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बनाता है, वो किसी न किसी एग्रीमेंट के तहत बनता है। ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट कोई ना कोई एग्रीमेंट दोनों के बीच में रहता है, उसी के अनुसार सब्जेक्ट। तो एग्रीमेंट है क्या चीज़, वो देखें। तो एग्रीमेंट क्या है उसको समझने के लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वर्ब है वो सिंगुलर कौन सा होता है, वर्ब प्लूरल कौन सा होता है। तो पहले वो देखें कि सिंगुलर वर्ब्स किसको किसको बोलेंगे। सिंगुलर वर्ब्स एम हो गया, इज हो गया, डज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, V5 हो गया। V5 यानी एस प्लस जो वर्ब है V1 उसमें ACS ऐड कर दें, वो V5। नेक्स्ट है जो प्लूरल वर्ब्स है वो कौन सा हो गया, आर हो गया, डू हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, V1 हो गया, ये हो गया प्लूरल वर्ब्स। तो सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए हमको वर्ब सिंगुलर या प्लूरल समझना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलें आगे, आखिरकार सीधे हम रूल पर चलते हैं। तो रूल क्या कह रहा है? पहला रूल SSPP, इसका क्या मीनिंग होगा SSPP? SS माने हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जैसे ही के साथ हम गोज देते हैं, ही के साथ गो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि गो V1 है, और V1 क्या है? V1 यहाँ पर है, V1 क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो ही के साथ गोज दिए, गोज क्या है? V5 है, V5 क्या है? V5 यहाँ पर सिंगुलर है। तो क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर आना पड़ेगा। इसके बाद चलें PP, यानी कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। जैसे दे क्या है? दे प्लूरल है एक से ज़्यादा, और गो क्या है? V1 है। V1 कहाँ पर है? V1 है यहाँ पर प्लूरल वर्ब में, तो ये प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो गया। ठीक है, एक रूल। दूसरा रूल देखें, रूल 2 कहता है कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी प्रोनाउन हैं जो प्रोनाउन सिंगुलर होते हुए प्लूरल को भी रखता है और सिंगुलर होते हुए सिंगुलर दोनों को रखता है। जैसे कि देख लें आई, जो आई है वह आई भी कमाल का प्रोनाउन है। क्या प्रोनाउन कमाल का? एक तो इसकी रंगदारी देखो कि सेंटेंस के बिगनिंग में रहे, बीच में रहे, एंड में रहे, कहीं भी आई लिखाता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखाता है, और कोई भी ऐसा प्रोनाउन नहीं है जो हमेशा कैपिटल में रहे स्टार्टिंग को छोड़ करके। ठीक है, तो आई जो है वो काफ़ी पावरफुल है। या आई क्या करता है? इतना पावर रखे हुए है कि दोनों को रखता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों को। यानी आई के साथ हम एम को भी यूज़ करते हैं जो कि सिंगुलर है, वाज क्या वो सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हैव प्लूरल हो गया, डू प्लूरल हो गया है, और V1 प्लूरल हो गया। यानी आई एक अकेला ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब को रखता है। आगे चलें, जो यू है, यू यानी कि यू माने एक से ज़्यादा की बात नहीं करें, यू माने सिंगुलर की बात करें। यू, तो यू सिंगुलर अगर है तो यू जो है अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को रखता है। जैसे डू हो गया, आर हो गया, वर है, V1, ये सारे क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो ये रूल 2 हो गया कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है, आई के साथ प्लूरल भी लगता है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी लगता है। अब चलें रूल नंबर 3 देख लें। रूल नंबर 3 में रूल बताने से मैं सेंटेंस के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि आखिरकार क्या है। ही विशेज ही वर एन एक्टर। अब ही विशेज, ही तो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लग गया, लेकिन ही जो है नेक्स्ट क्लॉज ही सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लूरल लग गया। ये क्यों? क्योंकि विश का सेंटेंस है। विश के सेंटेंस में जो भी विश किया गया, विश क्या किया गया? एक्टर होने का विश। तो विश वाले सेंटेंस में यानी क्लॉज में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी वर्ब प्लूरल ही रहेगा, ही वर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इफ शी वर प्रेजेंट शी वुड सिंग। ये क्या है? सपोजिशन का केस है। सपोजिशन क्या सपोज किया गया? सपोज किया गया अगर वो उपस्थित होती, सपोज किया गया है, नहीं सपोज किया गया। तो सपोज के ख्याल से भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा फिर भी वर्ब प्लूरल यानी वर ही होगा, ये फिक्स्ड है।
तीसरा एग्जाम्पल, इफ यू आर टाइगर ही वुड किल मी, ही वुड किल मी, वो मुझे मार डालता। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है कि अगर वो बाघ होता, और शर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडीशन। ये क्या इंसान कोई बाघ हो सकता है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, तो यही हो गया इम्पॉसिबल कंडीशन। तो इम्पॉसिबल कंडीशन के ख्याल से भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, वही वर्ड होता है। तो ये हो गया विश, सपोजिशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। चलिए रूल नंबर 4 देख लें। रूल नंबर 4 कहता है S1 एंड S2, लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, समझने की बात है। S1 एंड S2 यानी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब होगा, उसका प्लूरल होगा। जैसे कि ही एंड आई, एम गोइंग नहीं करेंगे, ही एंड आई वाज गोइंग नहीं करेंगे, ही एंड आई आर गोइंग या हैव गोइंग, ठीक है। यानी ही एंड आई दो सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए वहां पर प्लूरल होगा आर। इसके बाद चलें रूल नंबर 5, S1 एंड S2 प्लस वी सिंगुलर। यहाँ भी S1 एंड S2 प्लस वी प्लूरल हो गया, यहाँ S1 एंड S2 प्लस वी सिंगुलर हो गया। क्यों हो गया सिंगुलर, क्योंकि ये जो S1 एंड S2 है ये दोनों कंबाइन हो जाता है, ठीक है, दोनों मिलकर के एक हो जाता है। जैसे जो खाना वगैरह खाते हैं तो हर एक सामग्री क्या करते हैं, मिल जाता है उसमें खाना खाने वक्त। तो इसलिए जैसे एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर इज गुड इन टेस्ट, ब्रेड एंड बटर को जब हम खाते हैं तो बट नेचुरल ब्रेड के ऊपर बटर मिला देते हैं, यानी दोनों मिलकर के एक हो गया। जब एक हो गया तो इसलिए वहां पर सिंगुलर हो गया, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लें वैसे ही कि शुगर एंड वाटर मिक्सेज होगा या मिक्स होगा, तो शुगर एंड वाटर क्योंकि दोनों मिलकर के एक हो जाएगा, और मिक्सेज सिंगुलर है इसलिए शुगर एंड वाटर मिक्सेज होगा। उसी तरह से फायर एंड वाटर डू नॉट मिक्स होगा या डज नॉट मिक्स होगा, तो फायर एंड वाटर क्योंकि दोनों नहीं मिलता है इसलिए वहाँ डज नॉट मिक्स नहीं होगा, दोनों अलग अलग ही रहेगा, इसलिए डू नॉट, डू क्यों है, प्लूरल है डू, इसलिए डू लगेगा। नेक्स्ट चले रूल नंबर 6 कहता है, रूल नंबर 6 कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके पहले ही आर्टिकल ए एंड दी का यूज हो, या फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले ही माई, हिज, हर, आर, योर यानी कि पॉसेसिव डिटरमाइनर हो, S2 के पहले नहीं लगा हो, यानी कि दोनों सब्जेक्ट किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात करता है, और इसलिए यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, माई फादर एंड डॉक्टर हैज़ कम, ये फादर क्या है, S1 सब्जेक्ट 1 है, डॉक्टर S2 सब्जेक्ट 2 है, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो फादर फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें माई लगा हुआ है, डॉक्टर के साथ माई नहीं लगा हुआ है, यानी कि दोनों एक ही आदमी, जो पिताजी हैं वही डॉक्टर भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर लगा हैज़, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में माई लग गया यानी दो अलग अलग व्यक्ति है, जो डॉक्टर है और जो फादर है और डॉक्टर है दोनों अलग व्यक्ति है, जब दोनों में माई लग गया इसलिए यहाँ पर प्लूरल हो गया, ये हैव हो गया, ठीक है। यही चीज़ द के साथ भी था, जैसे द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, यानी दोनों एक ही व्यक्ति हो गया, लेकिन द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर कर दिया तब दो व्यक्ति हो गया। चलो नेक्स्ट, तो फिर चले अब आगे चलें, देखें रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कर रहा है ईच, एवरी, आइदर, नीदर, मेनी, ए, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर भी कहते हैं, ठीक है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मेनी, ए, इनमें से किसी के बाद अगर सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट और ब्रैकेट में एस स्टैंड फॉर सिंगुलर, ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा, और वर्ब भी जो उसके साथ आएगा वो भी सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ईच स्टूडेंट, ईच के बाद स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे, एवरी के बाद पीपल नहीं कहेंगे, एवरी के बाद पर्सन, ईच के बाद भी सिंगुलर होगा। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आइदर सिस्टर्स नहीं करेंगे, आइदर सिस्टर करेंगे, नीदर सिस्टर करेंगे, तो इसलिए तरह ईच स्टूडेंट सिंगुलर है और वर्ब भी यहाँ सिंगुलर हो गया, इज। नेक्स्ट है ईच स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, अब ईच, एवरी लगा हुआ है, एंड देख करके हम प्लूरल नहीं करेंगे, ईच, एवरी लग गया, ईच, एवरी के बाद यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, यानी कहीं से कहीं तक भी अगर कोई खड़ा रहेगा सब्जेक्ट, उससे कोई मतलब नहीं, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो ईच स्टूडेंट, एवरी टीचर इज गुड होगा, आर गुड ने इज गुड होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 8, ईच, एवरी, आइदर, नीदर, ऑफ प्लस सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी कि क्या हो गया, ईच, एवरी, आइदर, नीदर यहाँ भी था, लेकिन सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था। क्यों, क्योंकि ये डिटरमाइनर्स है और ये डिटरमाइनर सिंगुलर वर्ब रखता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रखता है अपने बात। लेकिन यहाँ जो है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, उसके बाद ऑफ आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डायरेक्ट किसी सब्जेक्ट को नहीं क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। तो जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करने लगे, उसके बाद ऑफ आ जा, ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ईदर ऑफ द सिस्टर्स, ईदर ऑफ द सिस्टर नहीं कहेंगे, ईदर ऑफ द सिस्टर्स कहेंगे, नीदर ऑफ द सिस्टर्स कहेंगे, ईच ऑफ देम कहेंगे, है ना, ईच ऑफ ही नहीं कहेंगे। तो इस तरह से ईदर ऑफ द सिस्टर्स, सिस्टर्स प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, जैसे इज क्या है, सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट रूल देखें, रूल नंबर 9, ईदर के साथ नीदर हो, सब्जेक्ट 1 हो, सब्जेक्ट 2 हो, तो ईदर और नीदर नॉट, ठीक है। ये इधर और नीदर नॉट से अगर दो सब्जेक्ट कंबाइन रहेगा तो वर्ब किसके अनुसार जाएगा, वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, क्योंकि सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर और नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल। जैसे कि एग्जांपल के लिए इधर यू और शी, अब इधर यू और शी यहाँ वर्ब का जगह, ये वर्ब किसको मानेगा, इसके नजदीक जो सब्जेक्ट, इसके नजदीक सब्जेक्ट कौन है, शी है, और इसलिए शी के साथ सिंगुलर हो गया वाज। लेकिन यही सेंटेंस अगर हम क्वेश्चन बना दें तो क्वेश्चन में यहाँ पर आ गया वर आइदर यू और शी प्रेजेंट, यहाँ वर्ब है, यह वर्ब किसको मानेगा, इसके सबसे नजदीक सब्जेक्ट, इसके सबसे नजदीक सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू के साथ हम वर का यूज करते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 9। लेट्स कम टू रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, S1 सब्जेक्ट 1 हो गया, S2 सब्जेक्ट 2 हो गया, उसके बाद वर्ब आ गया। ये S1 और S2 इनमें से किसी से विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, लाइक एंड नॉट, रादर देन, इनमें से किसी के साथ S1 और S2 जुड़ा रहे तो वर्ब किसके अनुसार जाएगा, S1 के अनुसार। वर्ब देखेगा S1 कौन है, पहला सब्जेक्ट कौन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विथ, आई सब्जेक्ट 1 है, विथ से जुड़ गया, माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2 है, तो आई विथ माई फ्रेंड्स, रूल क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट अगर विथ के साथ सब्जेक्ट 2 से ज्वाइन रहे तो वर्ब S1 को मानेगा, यानी यहाँ जो वर्ब जाएगा एम, ये गया किसको, आई को देख करके, ठीक है। यहाँ वाज भी जा सकता था, यहाँ हैव भी जा सकता था, डिपेंड करता है कि पहला सब्जेक्ट कौन है। दूसरा एग्जाम्पल यू एज वेल एज, फिर यहाँ पर देखें एज वेल एज से हमने जोड़ दिया, यहाँ एज वेल एज से यू सब्जेक्ट 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया। रूल क्या कर रहा है, S1 और S2 एज वेल एज से भी जुड़ेगा तो वर्ब किसके अनुसार जाएगा, S1 के अनुसार। तो S1 कौन है, यू है, और यू के अनुसार यहाँ वर्ब का यूज हमने किया है, ठीक है। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 में S1 ऑफ S2 प्लस V, यानी कि दो सब्जेक्ट के बीच में अगर ऑफ रहेगा उसके बाद अगर वर्ब जाता है, दो सब्जेक्ट के बीच में ऑफ उसके बाद अगर जाता है वर्ब, तो S1 ऑफ S2 प्लस वर्ब क्या है, अकॉर्डिंग टू S1, वह S1 को देख के जाएगा। तो जैसे द कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स, द कॉस्ट क्या है, सब्जेक्ट 1 हो गया, दीज बुक्स क्या है, सब्जेक्ट 2 हो गया, बीच में ऑफ है, तो वर्ब किसके अनुसार जाएगा, वर्ब जाएगा कि ऑफ के पहले कौन है, S1 है, ऑफ के पहले S1 है, कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, नाउन है, किस तरह का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो इसलिए द कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स इज हो गया। दूसरा समझने के लिए कि हम बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बुक्स के कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात किया जाए वही तो मेन सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर इज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, अब द बॉयज ऑफ दिस स्कूल में ऑफ के पहले कौन है, द बॉयज है, बॉयज का प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम आर का यूज किए हैं। सो नाउ लेट्स कम टू रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में कहना क्या है कि इनडिफिनिट नंबर या इनडिफिनिट क्वांटिटी, इनडिफिनिट अमाउंट, इनडिफिनिट परसेंटेज, इनडिफिनिट एरिया एटसेट्रा, ठीक है, उसके बाद अगर ऑफ आ जाए और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब जाएगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि 30% ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ऑफ के पहले क्या है 30%, ये 30% जो है ये डिफिनिट परसेंटेज या इनडिफिनिट परसेंटेज है, तो एक नज़र में लगता होगा 30% ऑफ द डिफिनिट परसेंटेज है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 30% ऑफ द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, तो कितना निकलेगा, पता ही नहीं। क्यों भाई, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या हमको पता नहीं, तो स्टूडेंट की संख्या पता नहीं, इसलिए 30% क्या हो गया, वो भी इनडिफिनिट हो गया, तो ऑफ के पहले क्या हो गया, इनडिफिनिट परसेंटेज हो गया। तो रूल क्या कहता है कि इनडिफिनिट परसेंटेज के बाद अगर ऑफ आ जाए तब सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगा, तो वर्ब किस पर डिपेंड करेगा, ऑफ के बाद कौन है, तो यहाँ ऑफ के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ आर लग गया, वर्ब लग जाता है, हैव लग जाता है, जो भी है प्लूरल वर्ब लगता है। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द मैंगोज, अब हाफ ऑफ द मैंगोज में हो सकता है कोई इज कर दे हाफ को देख करके, लेकिन यहाँ मैंगोज कितना है ये पता ही नहीं, जब मैंगोज कितना है पता नहीं तो उसका हाफ क्या वो इनडिफिनिट हो गया, और जब इनडिफिनिट हो गया तो बट नेचुरल है, ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है उसको मानेगा, ऑफ के बाद मैंगोज प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलें रूल नंबर 13, एस आफ्टर एस, मैंने S1 और S2 नहीं लिखा है, मैंने एस आफ्टर एस लिखा है, S1 S2 है, यानी कि जब दोनों सब्जेक्ट सेम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर था हाउस आफ्टर हाउस,
दोनों सेम है सब्जेक्ट। तो हाउस आफ्टर हाउस, तो एस आफ्टर एस अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो और आफ्टर वगैरह बीच में रहे तो जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। जैसे हाउस आफ्टर हाउस इज बर्निंग कहेंगे, वाज बर्निंग कहेंगे, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड कहेंगे, ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। कोई पूछ सकता है कि अच्छा हाउस आफ्टर हाउस में तो आपने इज लगा दिया, लेकिन हाउसेज आफ्टर हाउसेज रहता तब क्या होता, सिटीज आफ्टर सिटीज रहता तब क्या होता, तब वो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि रूल कहता है, क्या रूल कहता है कि जब भी दो सिमिलर सब्जेक्ट आफ्टर से जुड़ रहा है तो दोनों ही सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग डेली इस बात को देखते हैं, डेज आफ्टर डेज नहीं कहते हैं, डे आफ्टर डे कहते हैं, डे बाय डे कहते हैं, डेज बाय डेज नहीं कहते हैं, डेज आफ्टर डेज नहीं कहते हैं, डे आफ्टर डे कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यह दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा और इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, जैसे हाउस आफ्टर हाउस इज बर्निंग। नेक्स्ट है रूल 14, द प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब। किसी भी एडजेक्टिव पहले द का यूज करते, दी का यूज करते, वो क्या होता है, नाउन हो जाता है। वो भी कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। जैसे द पुअर, पुअर माने क्या होता है, गरीब, लेकिन द पुअर माने गरीब लोग, ठीक है। ब्लैक माने काला, द ब्लैक माने काले लोग यानी निग्रो जिसको कह सकते हो। द डिजॉनेस्ट माने जो बेईमान है, द डिजॉनेस्ट माने जो इतने भी बेईमान लोग हैं, नहीं एक से ज़्यादा की बात है। तो इसलिए द के साथ जब एडजेक्टिव लग जाए तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है और जो वर्ब भी प्लूरल है। जैसे कि द पुअर के साथ इज नहीं करेंगे, द पुअर आर करेंगे। द पुअर मीन्स जो गरीब लोग हैं एक से ज़्यादा, इसलिए द पुअर आर गॉड फियरिंग होगा, न कि द पुअर इज गॉड फियरिंग। ओके, लेट्स कम टू रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 कहता है कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। जैसे कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन, मेंबर्स का कलेक्शन है। गवर्नमेंट क्या है, मेंबर्स ऑफ जो भी एमएलए एमपी जो बनाते हैं गवर्नमेंट, वो हो गया। इसी तरह से जूरी, जूरी क्या है, वो कलेक्शन ऑफ जजेज है, ग्रुप ऑफ जजेज है, तो इसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, दैट में एक्ट एज सिंगुलर, दैट में एक्ट एज प्लूरल, दैट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस का सेंस क्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, कलेक्टिव नाउन हो गया, बहुत लोगों से बना हुआ है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में यहाँ पर मैंने हैज़ लगा दिया, हैज़ क्या है, सिंगुलर है। क्यों लगा दिया, क्योंकि आगे यहाँ इट्स है, इट्स क्या है, सिंगुलर है। और इट्स किसके लिए है, इट्स डिसीजन में किसका डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन, यानी गवर्नमेंट को इट्स ने सिंगुलर बना दिया, इसलिए यहाँ पर वर्ब हो गया सिंगुलर हैज़, ठीक है। उसके बाद दूसरा द गवर्नमेंट हैव टेकन, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हैव कर दिया, और हैव क्या चीज़ है, प्लूरल है। तो हैव को प्लूरल क्यों किया, क्योंकि आगे सेंटेंस में देयर डिसीजन से, देयर, देयर किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, तो देयर प्लूरल है, इसलिए यहाँ गवर्नमेंट को भी हम प्लूरल मान लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 16, डेफिनिट डिस्टेंस, डेफिनिट परसेंटेज, डेफिनिट एरिया, डेफिनिट अमाउंट एटसेट्रा। अगर कोई सब्जेक्ट बन जाए किसी भी सेंटेंस का तो वो हमेशा सिंगुलर माना गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज करेंगे, आर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑफ के पहले द परसेंटेज है और ये परसेंटेज डिफिनिट है। कैसे डिफिनिट है पता चला, क्योंकि यहाँ पर द परसेंटेज में द आर्टिकल लगा हुआ है और द आर्टिकल क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है, इसलिए परसेंटेज को डिफिनिट कर दिया। तो जब भी डिफिनिट परसेंटेज, डिफिनिट एरिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कहेंगे, आर नहीं करेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आर करेंगे, क्योंकि ए क्या इंडिफिनिट है। तो जब भी ऑफ के पहले इंडिफिनिट हो तो हम बाद को देखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ऑफ के बाद कौन, स्टूडेंट्स, इसलिए वहाँ आर लगा दिए। लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब कहेंगे तब हम द नंबर, यहाँ पर डिफिनिट हो गया इसलिए इज का यूज़ करेंगे। उसी तरह से यहाँ 200 किलोमीटर, अब 200 किलोमीटर, यहाँ पर 200 देखने से तो ज़्यादा लग रहा है 200, लेकिन फिर भी इज लगाए, क्यों, क्योंकि ये डिफिनिट डिस्टेंस हो गया, तो डिफिनिट डिस्टेंस वगैरह हम सिंगुलर मानेंगे। नेक्स्ट चले रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 कहता है कि अगर एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज हो, ठीक है, दो क्लॉज, यानी कि क्लॉज किसको कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को, यानी एक ही सेंटेंस में 2-3 बार सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए और उसको जोड़ने वाला कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो। अब रिलेटिव प्रोनाउन में किसको मान के चलेंगे, WH वर्ड्स जो है, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हु, ये सब, और दूसरा दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन माना गया। तो जब भी इस तरह का हो कि रिलेटिव प्रोनाउन हो और इधर भी एक सेंटेंस हो, इधर भी एक सेंटेंस हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कौन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन हु है,
ठीक है। हु के बाद यहाँ वर्ब आर दे दिया, क्यों दे दिया? नियम कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होगा वो डिपेंड करता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कौन है सब्जेक्ट, तो डिपेंड करता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सब्जेक्ट कौन है? फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स क्योंकि प्लूरल हो गया इसलिए हु भी प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर आर हो गया। नेक्स्ट वन, इट इज, ये इट है, इट इज आई हु। अब इट इज आई हु, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? हु है। हु के बाद कौन हमने लगाया? एम लगाया। क्यों एम लगाया? क्योंकि यह आई के लिए, हु के पहले आई है और आई के अनुसार ही यहाँ पर एम होगा। इट इज आई हु एम गोइंग। रूल नंबर 18, लेट्स कम टू रूल नंबर 18। ये रूल नंबर 18, 19, 20 ऐसा नहीं कि किताब में उस तरह का है, ठीक है, मैंने एक एक किया है तो इसलिए रूल नंबर देता चला गया। रूल नंबर 18, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ये सब में एस एस लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारे आर्टिकल्स है जिसमें एस लगा हुआ है सिंगुलर होने के बावजूद भी, तो हम क्या करें? जीन्स है, स्पेक्टिकल्स है, ये सीजर्स एक ही हो, स्पेक्टिकल्स एक ही, ट्राउजर्स एक ही, जीन्स एक ही, उसके बाद वर्ब हमेशा लगेगा प्लूरल। जैसे हर स्पेक्टिकल्स माने कितना चश्मा? एक, लेकिन प्लूरल वर्ब लगेगा हैव, ठीक है। लेकिन वहीं पर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ऑफ से जुड़ गया तो ऑफ के पहले स्पेक्टिकल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कितना स्पेक्टिकल? एक पेयर, सिंगुलर, और इसलिए यहाँ पर हो गया हैज, ठीक है। माई जीन्स आर डर्टी होगा, लेकिन अ पेयर ऑफ जीन्स इज डर्टी हो जाएगा। अब चलें रूल नंबर 19 में, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, उस सारे माउंटेन रेंजेस को हम सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट मान करके उसमें प्लूरल वर्ब देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द हिमालयाज इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे, द हिमालयाज इज नहीं बल्कि आर इन द नॉर्थ, ठीक है। द आल्प्स है, द हिमालयाज है, तो द हिमालयाज आर करेंगे, इज नहीं करेंगे। हाँ, वहीं पर माउंट एवरेस्ट इज कहेंगे क्योंकि एक पहाड़ की बात है, लेकिन यहाँ हिमालयाज में बहुत सारे पहाड़ है, एक से ज़्यादा, इसलिए हिमालयाज को हम प्लूरल मानते हैं, तो द हिमालयाज आर कहेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 20, कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है नो वन से या नथिंग से, ठीक है, उस नो वन और नथिंग के बाद अगर बट आ जाता है तो उस नो वन नथिंग के बाद बट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे कि नो वन बट माई फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब क्या है? सिंगुलर हो गया, इज हो गया। नो वन बट माई फ्रेंड्स इज। अगर नो वन बट माई फ्रेंड रहता तब भी इज, नो वन बट माई फ्रेंड्स है तब भी इज। नथिंग बट ए ट्री हैज बीन कट, नथिंग बट मेनी ट्रीज हैज बीन कट, वहां भी वही होगा, ठीक है। लेकिन अगर नो वन के बाद नॉट इवन आ गया, यहां पर क्या था? नो वन के बाद बट था, लेकिन यहां पर नो वन के बाद नॉट इवन आ गया, उस केस में क्या होगा? तब नॉट इवन के बाद कौन है उसके अनुसार जाता है, नॉट इवन का फ्रेंड्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 कहता है कि जब भी कोई सेंटेंस देयर, THERE देयर से स्टार्ट हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करता है कि उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, देयर पर नहीं है बल्कि उसके बाद सब्जेक्ट। बात किसकी हो रही है? सब्जेक्ट की, तो उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे देयर के साथ हम इज का यूज किए, किस लिए? देयर के लिए नहीं बल्कि बात किसकी हो रही है? ए गर्ल की, सिंगुलर है इसलिए इज कर दिए। लेकिन वहीं पर सेंटेंस में देयर आर कर दिए, क्यों? क्योंकि ए गर्ल एंड अ बॉय है। जो रूल नहीं जानता हो वो सीधे कहेगा देयर इज ए गर्ल एंड बॉय, गलत हो गया, क्योंकि हम यहाँ अ बॉय एंड ए गर्ल एंड ए बॉय दो की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर का यूज कर दिए। नेक्स्ट है रूल 22 फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये जो रूल है ये केवल गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। कि अगर मान लो कि कोई देश के खिलाड़ी खेलने कहीं गए और वो जीत गए तो हम खिलाड़ियों का नाम नहीं कहते हैं बल्कि देश का नाम से सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कि अगर T20 मैच हुआ इंडिया और किसी और के बीच में, अगर भारत जीत गया तो क्या कहते हैं? इंडिया विंस कहते हैं या इंडिया विन कहते हैं? इंडिया विंस या विन? इंडिया डेवलप्स या डेवलप? तो इंडिया डेवलप्स कहते हैं, ठीक है। इंडिया इज डेवलपिंग कहते हैं, लेकिन इंडिया आर प्लेइंग T20 कहेंगे, इंडिया इज प्लेइंग T20 नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया नहीं खेल रहा है, एक से ज़्यादा प्लेयर्स खेल रहा है। अगर मान लो कोई आप टीवी देख रहे हो और टीवी में इंडिया जीत गया और उसमें आपको लिख दिया नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ में इंडिया विंस, तब क्या करना? टेलीविज़न को फोड़ देना। बाद बाकी आप मेरे पास जो है कहना, मैं आपको ये खैर उस बात को छोड़ो, वो लिखेगा ही नहीं, इंडिया विंस लिखेगा नहीं, इंडिया विन लिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक से ज़्यादा खिलाड़ी है। लेकिन अगर वो खेल ऐसा है जिसमें एक ही व्यक्ति खेलता है तब जाकर के सिंगुलर माना जाएगा। जैसे कि चेस क्या है? चेस एक आदमी, एक देश में एक आदमी खेल रहा है, वो तो कंबाइंड 2-4 आदमी मिला के नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? इंडिया विंस कर देंगे सिंगुलर। नेक्स्ट रूल 23 S1 S2 S3, यानी कि
एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बाद कॉमा हो जाए, फिर उसके बाद कॉमा हो जाए, फिर उसके बाद कॉमा हो जाए, या एक ही बार कॉमा रहे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वर्ब क्या होगा, जो सबसे पहले लगा है सब्जेक्ट उसी के अनुसार वर्ब जाएगा। जैसे रवि के बाद कॉमा लग गया, द कैप्टन ऑफ आवर टीम के बाद कॉमा लग गया, उसके बाद वर्ब आ गया, ठीक है। तो ये इज किसके लिए लगा है, इज लगा है रवि के लिए। रवि कौन है, द कैप्टन ऑफ आवर टीम, तो द कैप्टन ऑफ आवर टीम और कोई नहीं बल्कि रवि ही है, रवि की ही बात हो रही है, इसलिए वहां पर सिंगुलर हो गया इज। एंड द लास्ट वन रूल 24, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी नॉट ओनली के साथ सब्जेक्ट 1 रहे, बट ऑल्सो के साथ सब्जेक्ट 2 रहे, तो वर्ब किसके जाएगा, अकॉर्डिंग टू S2, सब्जेक्ट S2 के अनुसार जाएगा। जैसे कि नॉट ओनली द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या है, S1 हो गया, बट ऑल्सो द टीचर्स, ये टीचर्स क्या हो गया, S2 हो गया। तो वर्ब किसके अनुसार जाएगा, अकॉर्डिंग टू S2, यानी बट ऑल्सो के बाद कौन है, बट ऑल्सो के बाद टीचर्स है, और इसलिए यहाँ पर आर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है इस वीडियो में, जहां तक पॉसिबल है जितना भी ज़्यादा रूल्स है वो सारा रूल्स लगभग हमने क्या किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डील कर दिया। इसको अगर आप गौर से देखोगे तो निश्चित रूप से विल बी प्रॉफिटेड। एंड जहां जहां कहीं भी दिक्कत हो आप क्या करना, पॉज कर देना, पॉज करके फिर से सुनना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में इतना ही, आप इसको देखना, प्लस यू ऑल्सो सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।